हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आप क्लास 10 तक पास करके अच्छे नंबरों के साथ 11th में पहुंच ही चुके हैं, तो 11th में हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेम्ड सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एज यू नो फ्रॉम द नेम ऑल्सो कि यहाँ पर हम लोगों को केमिस्ट्री के ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं जो एक्चुअल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपको आगे की केमिस्ट्री अच्छे से नहीं समझ में आती। तो हम लोग इसको कवर करेंगे बड़े ही ईजी आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों केमिस्ट्री, अब सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से भी पहले हमें अब ये देखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री क्या होती है, क्योंकि अभी तक मे बी आप सीबीएसई से आए हो तो आपने देखा हो कि वहाँ पे तो आप साइंसेस पढ़ के आए। तो साइंस में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही बुक थी आपकी और आपने उसी में 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री के पढ़ लिए। लेकिन अब ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं कि अच्छा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री में तो आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और फिर अच्छे से उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो आज आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। फर्स्ट है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है बच्चों? तो जैसे कि डेफिनेशन देखते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। The branch of chemistry that study the preparation, properties, composition, structure and reactions of material substances is called chemistry। यानी हमें पता है कि साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री किसको डील करता है? केमिस्ट्री डील करता है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस। यानी कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कंपाउंड है तो हाउ इट विल प्रिपेयर, कैसे बनेगा, प्रिपरेशन के बारे में हमको कौन बताएगा? केमिस्ट्री बताएगा। इसके अलावा कंपोजिशन क्या है उसका, जैसे अगर हमें कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस दे दिया तो इसमें क्या क्या मिक्स है ऑलरेडी, इसमें इस कैसे ये बना हुआ है, कंपोजिशन बताएगा। स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, और फिर बताएगा कि ये जो मटेरियल सब्सटेंसेज हैं इनके बीच में जो रिएक्शंस होती हैं तो कैसे होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, ये सब हमें कौन बताने वाला है? केमिस्ट्री बताने वाली है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेज इज बेसिकली नोन एज केमिस्ट्री। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि केमिस्ट्री क्या होता है। अब केमिस्ट्री सिर्फ इतने से तो काम चलेगा नहीं, अभी तक तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ के आए हैं 10 तक। तो अब देखिए केमिस्ट्री के भी अपने इंपॉर्टेंस है। कई बार बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि केमिस्ट्री इतनी पढ़ रही है, या फिर आप अभी तो 11th में, 11th 12th, फिर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनीथिंग यू वांट टू डू आप करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप केमिस्ट्री की फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए क्या क्या स्कोप्स हैं, कि ये कहीं लिमिटेड तो नहीं है या फिर इसका एरिया बहुत ब्रॉड है। इससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा कि आपकी अगर कौन सी लाइन आप चूज़ करने वाले हैं, कौन से करियर में आप जाना चाहते हैं, उसमें भी आपको केमिस्ट्री बहुत हेल्प करेगी। तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में अगर आप केमिस्ट्री को आगे लेके जाते हैं तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ पे उसका स्कोप है। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इन मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। कौन से केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स, मेडिसिन, इवन वैक्सीन। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हम लोगों को, सब कोविड वगैरह, आप सब बचपन में छोटे छोटे होंगे, 5th 6th में पढ़ रहे होंगे, अब आप 11th में आ चुके होंगे। तो वैक्सीन्स बनाने में, सब में, यानी केमिस्ट्री अगर आप आगे लेके चलते हैं तो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। ठीक है। सेकेंड, इन एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर में भी बच्चों बहुत स्कोप है। एग्रीकल्चर में कैसे स्कोप है? तो बच्चों जैसे हमें पता है ना, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं। खरीफ क्रॉप हो गई, जायद क्रॉप हो गई, मतलब कुछ क्रॉप्स जो बारिश में अच्छी होती हैं, कुछ क्रॉप्स जो सर्दियों में अच्छी होती हैं। तो हमें केमिस्ट्री क्या बताता है उनके बारे में? हमको केमिस्ट्री बताता है सॉइल की प्रॉपर्टी। सॉइल हमारी एल्कलाइन है कि एसिडिक है, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो लेकिन उसके बारे में जानकारी कौन देगा? हमें देगा केमिस्ट्री। इसलिए हम अपने एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉइल की अगर हमें प्रॉपर्टी पहले से पता चल जाएगी तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें वही क्रॉप्स लगाएंगे जिसका प्रोडक्शन आगे ज़्यादा हो। इसमें भी एक NPK रेशियो जो है वो बहुत चलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का। वो सॉइल की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है बहुत अच्छे से। तो और बाकी सारे हो गए, जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तो हम लोग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें बनाते हैं ताकि हमारी क्रॉप ख़राब नहीं हो। तो वो सारे केमिकल्स भी आपको किसकी मदद से मिलते हैं? वो भी आप केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो। थर्ड इज़ इन इंडस्ट्रीज़।
इंडस्ट्रीज़ में भी केमिस्ट्री का बहुत रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आप इस टाइम पे पॉलीथीन और प्लास्टिक के बिना अपना कंपैरिजन भी कर सकते हैं? आप अभी अपने रूम में चारों तरफ देख लीजिए, आपको 50 चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी प्लास्टिक से बनी होगी, पॉलीथीन होगी अराउंड। तो ये सब बनाए कैसे इंडस्ट्री में? ये सब हम लोगों ने बनाए हैं केमिस्ट्री की हेल्प से, यानी इंडस्ट्रीज़ में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। थर्ड, फोर्थ, इन फूड साइंसेस, ऑफ कोर्स फूड साइंसेस में भी केमिस्ट्री का बहुत रोल है। आप एक न्यूट्रिस्ट बन सकते हैं, तो उसमें भी क्या होता है बच्चों की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, किसी की बॉडी में क्या क्या कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, किसकी नीड होती है। जैसे आप प्रोटीन, लेटर और हम लोग 11th क्लास में 12th में भी पढ़ेंगे लास्ट में जाके कि हाँ, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि अच्छा कार्बोहाइड्रेट का क्या केमिकल कंपोजिशन है, कैसे इंपॉर्टेंट है, डीएनए, आरएनए, सारी चीज़ें। तो आपको फूड इंडस्ट्रीज़ में, फूड साइंसेस में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारी बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और हम उसके अकॉर्डिंग उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल साइंसेस में भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री का स्कोप है। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें वाटर की, एयर की प्योरिटी वगैरह कुछ भी चेक करना है, पता लगाना है, तो भाई केमिस्ट्री ही बताएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे BOD, COD ऐसे करके टर्म्स आते हैं जो वाटर की प्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मतलब ये सब आपको कौन बताने वाला है? केमिस्ट्री की हेल्प से ही आप पता लगा सकते हैं कि अच्छा वाटर की प्योरिटी, इम्प्योरिटी, कैसे क्या सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इन एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में ही देख लीजिए, इन्वर्टर में भी आप यहाँ लगाओ तो उसके जो बैटरीज है, तो बैटरीज में भी केमिस्ट्री लग रही है। केमिकल सेल्स जो बन रहे हैं, जो सेल आप घड़ी में अपने, या फ़ोन की आपकी बैटरी है, तो सब जगह किसका यूज़ हो रहा है? केमिस्ट्री का ही यूज़ हो रहा है। तो इसका स्कोप बहुत वाइड है। नेक्स्ट हो गया आपका लास्ट, इन फॉरेंसिक साइंसेज। ऑफ कोर्स डीएनए, आरएनए, कौन से बेसिस प्रेजेंट है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसकी हेल्प से हम डीएनए का पता कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम लोग काफ़ी चीज़ें पता लगा लेते हैं, पेरेंट्स पता लगा लेते हैं, बच्चों का पता लगा लेते हैं कि अच्छा इनके फादर मदर हैं या नहीं। तो फॉरेंसिक साइंस में भी अगर कुछ हमें आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना है तो वो भी हमें कौन बताती है? केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री, आप जो भी सिर्फ नेम सुन के आए थे कि मैम इसमें तो सिर्फ रिएक्शंस होती हैं, बहुत इतना डिसइंटरेस्टिंग सा हमको नहीं समझ में आ रहा, तो इंटरेस्टिंग आपका बन जाएगा आज से। लेकिन हाँ, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा हम इसको पढ़ तो रहे हैं, इसका स्कोप क्या है। अगर हमको ये पता होगा ना कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हो। अगर आपको किसी फूड का भी इम्पोर्टेंस बता दिया जाएगा ना कि बच्चों देखो ये प्रोटीन रिच फूड है, इसको अगर आप खाओगे तो आपकी स्किन, हेयर अच्छी हो जाएगी, आप बहुत ब्यूटीफुल से, बहुत अच्छे दिखने लगोगे। तो जब आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ जाओगे ना कि हाँ इस फूड की क्या इम्पोर्टेंस है, तो फिर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाओगे, उसको खाओगे भी और उससे रिजल्ट भी आपको मिलने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी को जानने से पहले उसका इंपॉर्टेंस समझना ज़रूरी है। ठीक, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। नाउ वी मूव टू द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पार्ट। तो बच्चों ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ब्रांच हमारी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ इट डिराइव्स फ्रॉम दी ऑर्गेन पार्ट। तो ऑर्गेन में आपको पता है कि ये लाइफ से रिलेटेड हो गया, यानी ह्यूमन बीइंग में जो भी पार्ट्स हो गए या प्लांट्स वगैरह के हो गए, तो उनको हम कहते हैं। तो वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करती है। ठीक है, और हम लोग सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन ही है जो मेन एलिमेंट की तरह काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करना भी किसके अंडर आता है? दैट कम्स अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चों अगर बायोलॉजिकल और सारी चीज़ें कार्बन और उसके कंपाउंड्स की बात ऑर्गेनिक में हो गई, तो इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा? जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, यानी एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट्स हो गए, मटेरियल, रॉक्स, केमिकल्स, इन सब की जो स्टडी है दैट कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड पार्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ दैट इज रिलेटेड टू द फिजिक्स पार्ट। तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि जहाँ पर भी कोई मेजरमेंट, क्वांटिटी, प्रेसिशन, एक्यूरेसी, इन सब की बात जब भी होती है, कैलकुलेशन वगैरह की, तो हम वहाँ पे फिजिक्स में देखते हैं। तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री में भी हीट का रोल होगा, एनर्जी का रोल होगा। तो इन सारे से रिलेटेड जो भी हमारे कैलकुलेशन या जो भी चैप्टर्स बनेंगे, वो सब हमारे किस में अंडर आएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ एनालिटिकल वर्ड बेसिकली कम फ्रॉम एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस मतलब क्या होता है बच्चों? इट सिंपली मीन्स डिटेक्शन, डिटेक्ट करना, डिटेक्टिव की तरह, कि आपको एक सब्सटेंस दे दिया,
और पता लगाना है आपको इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, उसका सारा एनालिसिस करेंगे। अच्छा, इसमें कौन सा एलिमेंट हो सकता है, इसमें कौन सा सब्सटेंस हो सकता है, इसमें कौन से कंपाउंड्स हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ से जानने की कोशिश करेंगे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हम लोग यही करते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है या कोई भी हमें केमिकल कंपाउंड कुछ भी मिला है, तो वी ट्राई टू एनालाइज these things, we try to detect all the elements or composition present over it. Now the last part is biochemistry. बायोकेमिस्ट्री, बायो से नेम समझ में आ रहा है कि बायो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। बायोलॉजी की बात करी जाए तो लाइफ से रिलेटेड बात हो गई। तो जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी ह्यूमन में, प्लांट्स में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उनकी जब स्टडी करनी होती है केमिस्ट्री रिगार्डिंग कि क्या कंपोजिशन है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे रिएक्शन करता है, तो दैट कम्स अंडर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीज व्हाट इज़ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बहुत डिटेल में हमने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको 11th-12th में मेन ये 3 ब्रांचेस के ही चैप्टर्स मिलेंगे, इन्हीं को आपको डिटेल में पढ़ना है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, जिसमें से इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत हो जाता है 12th में पहुँचते ही। तो कोई नहीं, हम लोग सब कवर कर लेंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एनालिटिकल और बायोकेमिस्ट्री। नाउ मूव टू द अवर चैप्टर पार्ट कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है। ये तो आप केमिस्ट्री के बारे में सब कुछ जान गए, तो अब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है इस चैप्टर में, दैट इज नेचर ऑफ मैटर। और मैटर क्या होता है, तो मैटर आप सबको पता है, आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, बट नाउ वी हैव टू स्टडी अगेन। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके पास क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो उसका और कुछ ना कुछ स्पेस वो कवर करता हो। जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, बुक, पेंसिल, रबर और क्या बोलते हैं आपका टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि इनका खुद का कुछ ना कुछ मास है और ये कोई ना कोई ऑक्यूपाई स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। इवन अगर ये कहा जाए कि आप अपने चारों ओर देखें तो आप मैटर ही देख रहे हैं हर चीज़ में, क्योंकि सबके पास में मास है और कुछ ना कुछ स्पेस भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो देखते हैं 1 by 1। फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, विच यू ऑलरेडी स्टडीड इन लोअर क्लासेस, बट नाउ वी हैव टू स्टडी अगेन। तो इसको हम 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। 3 स्टेट्स होती है हमारी। फर्स्ट हमारी सॉलिड स्टेट होती है, जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है, यानी इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, कितनी अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में आपने सॉलिड लिया है, और इसका जो है शेप भी फिक्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्कर का कुछ ना कुछ अमाउंट है, कुछ ना कुछ इसका वेट होगा, मास होगा, एंड ऑफ कोर्स इसका जो शेप है वो भी आपका फिक्स हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया, क्योंकि अगर हम इसको रख देंगे तो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो मैटर तो है, लेकिन मैटर में कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। नेक्स्ट इज, जैसे एग्जांपल में बुक, टेबल, पेंसिल एक्सेट्रा। लिक्विड की बात करें तो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, लेकिन जो शेप है वो आपका फिक्स नहीं होता है, दैट इज इनडेफिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग एन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो अभी ग्लास के शेप का है पानी। अगर मैंने उसको ऐसे फ्लोर पे डाल दिया तो अब वो फ्लोर के शेप का हो जाएगा, फैल जाएगा। अगर हमने उसको किसी बाउल में डाल दिया तो बाउल का शेप ले लेगा। यानी लिक्विड कैसे होते हैं, उनका वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, क्वांटिटी, लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है गैसेस। जैसे एग्जांपल में वाटर हो गया, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर अबाउट एल्कोहल एंड ऑल दीज थिंग्स। गैसेस स्टेट में दोनों ही चीज़ें इनडेफिनेट है, ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। ठीक है, लेकिन मैटर है ये, क्यों है, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ मास है और कोई ना कोई ऑक्यूपाई स्पेस भी करते हैं। आपके घर में जो गैस सिलेंडर्स आते हैं तो उसमें देखिए गैस ही तो फिल होती है, वेट होता है ना उसका, और स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करते हैं। तो आप बलून का एग्जांपल ले लीजिए, आपने उसमें सिर्फ गैस ही तो फिल करी है, लेकिन बलून ने भी अपना कुछ ना कुछ शेप ले लिया है। अब वो बलून से एयर बाहर आ गई तो अब वो बाहर के शेप की हो गई। यानी यहाँ पर ना तो शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है, उसको आप क्या कहते हैं, गैसेस कहते हैं। इवन हमारे रूम में इस टाइम बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, पर हमें नहीं पता कि कितने अमाउंट में गैसेस रूम के बाहर है, कितने अंदर है। ठीक है, एग्जाम्पल नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, देयर आर सो मेनी गैसेस। अब थोड़ी सी और स्टडी आपको पता होनी चाहिए। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, यानी वी कैन से कि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है और इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, एंड गैस में सबसे दूर हो जाते हैं।
स्टेट्स ऑफ मैटर की खास बात क्या है कि ये तीनों ही स्टेट आपस में कन्वर्टेबल होती हैं, यू कैन चेंज इट, यानी कि सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस लिक्विड में। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड को अगर आप लिक्विड में चेंज करेंगे तो मेल्टिंग प्रोसीजर हम लोग कहते हैं, लिक्विड को सॉलिड में करेंगे तो फ्रीजिंग हो जाएगा, ये सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, लिक्विड को गैस में करेंगे तो बॉइलिंग हो जाएगा, आपका इवापोरेशन हो जाएगा, गैस को लिक्विड में करेंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है तो आप बताइए, आपने सोच लिया होगा अभी तक, सब्लिमेशन प्रोसीजर होता है, और गैस को दोबारा से सॉलिड में करेंगे तो कंपोजिशन या हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में थी इतनी इन्फॉर्मेशन। नाउ मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पार्ट। तो बच्चों ये रहा मैटर का क्लासिफिकेशन। तो मैटर को हम लोगों ने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस में। तो बच्चों जो मिक्सचर्स होते हैं और प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो प्योर सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका सेम कंपोजिशन होता है, वो एक तरीके के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो सेम तरीके से कंबाइंड होकर प्योर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। और मिक्सचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ज़रूरी नहीं है सबका सेम कंपोजिशन हो, अलग अलग होता है, इवन डिफरेंट ही होता है, तभी हमने इसको मिक्सचर्स की कैटेगरी में डाला हुआ है, इसको प्योर सब्सटेंसेस। अब पहले पढ़ लेते हैं मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर्स भी हमारे अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो अगर हम लोग बात करें होमोजीनस और हेट्रोजीनस की, तो बच्चों होमोजीनस, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि एक बार जब आपने दो कंपोनेंट को मिक्स कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिला दिए, उनका सेम कंपोजिशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन अगर फॉर्म हो गया देन इट इज़ कॉल्ड एज होमोजीनस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें आपने क्या किया, एक शुगर स्पून 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी, तो ये आपका बन गया शुगर इन वाटर मिक्सचर। और अब बच्चों अगर मैंने कहा है कि अब आप इस पानी को पीजिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर का पानी मीठा था, नीचे का पानी मिक्स नहीं हुआ है या मीठा नहीं है, क्योंकि एक सा कंपोजिशन बन गया। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर पानी बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, तो अगर हमने आपसे कहा कि बेटा शुगर अलग करो ज़रा, बहुत मीठा लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते अलग। हाँ, पानी एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं, तब हो सकता है मिठास कम हो जाए, लेकिन जो आपने कंपोनेंट लिया हुआ था स्टार्टिंग में, आप उसको अब अलग अलग नहीं कर सकते, बनने के बाद एक सा कंपोजिशन हो जाता है। हेट्रोजीनस में इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि आफ्टर मिक्सिंग 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वी हैव ऑब्टेन्ड डिफरेंट, या ये कह ले कि नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे कि आपकी सिंपल नमकीन हो गई, तो उसमें आप एक एक पार्टिकल अलग भी कर सकते हैं और उसमें सेम कंपोजिशन भी नहीं बनता है। या फिर आप सैंड इन वाटर डाल दें, अब की बार क्या करें, वाटर में अब की बार आप सैंड डाल दीजिए, तो सैंड डालने में क्या होगा, यू हैव नोटिस आफ्टर सम टाइम कि सैंड विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ दैट फ्लास्क, जो भी आपने लिया है उसमें सैंड नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको डिफरेंट कंपोजिशन देखने को मिलेंगे। ये होते हैं हमारे मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में दो कैटेगरी होती है, एलिमेंट और कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम टाइप के एटम्स अगर मिक्स होके बना हुआ है कुछ, तो दिस इज नोन एज एलिमेंट्स। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ही एटम होगा, कॉपर ले लें तो कॉपर में कॉपर के ही सारे एटम्स ऐड होंगे। लेकिन इन कंपाउंड्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइंड होते हैं और फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड में आप H2O ले लीजिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम दोनों मिलकर कंबाइंड हुए, देन इट इज़ नोन एज कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में सेम टाइप के एटम्स कंबाइंड होते हैं और कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइंड होते हैं, तब हम उसको कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट की फर्दर 3 कैटेगरीज हम लोग देख सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल्स। तो जैसे मेटल्स में हो गया आपका यही कॉपर हो गया, सोडियम हो गया। तो मेटल की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ के आए, एक बार और देख लीजिए कि सोनोरस होंगे, आवाज़ें आएंगी, डक्टाइल होंगे, वायर बना सकते हैं। इसके अलावा इनमें शाइन होगी, इनकी जो टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर नॉन मेटल की बात करी जाए तो बच्चों जैसे इसका अपोजिट हो गया कि यहाँ पर ना तो ये, अच्छा इनकी जो नॉर्मल स्टेट है वो जनरली सॉलिड होगी, बट कुछ हमें लिक्विड भी मिलते हैं जैसे मरकरी वगैरह हो गया। नॉन मेटल्स में आप देखेंगे तो गैसेस स्टेट सबसे ज़्यादा मिलती है, बट लिक्विड भी है। ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आयोडीन है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
तो नॉन मेटल में आपकी जो स्टेट है तीनों ही हो सकती है, तो इनकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज़ की सोनोरस नहीं होंगे, डक्टाइल नहीं होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरली नहीं होंगे, तो ये सारे आपके नॉन मेटल्स हो गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे। सब मेटल की अगर बात करी जाए तो बच्चों इन दोनों के बीच में जो कैटेगरी लाई करेगी वो आपकी सब मेटल्स की हो जाएगी, यानी कि नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर रहे हैं लेकिन शायद आप उसमें कुछ चेंजेस कर दें, इम्प्योरिटी मिक्स कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, देन इट बिहेव्स लाइक अ मेटल, तो वो आपके मेटलॉइड्स या सब मेटल की कैटेगरी हो जाती है, जिसमें आप आर्सेनिक, जर्मेनियम ये सारे थोड़े देखते हैं। सब मेटल्स आपके पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारा 3rd चैप्टर भी है वो भी हम कवर करेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें तो आज के हमने इस लेक्चर में अपना जो केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंस, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और पहला टॉपिक जो मैटर से रिलेटेड है कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने नहीं पढ़ी, मैटर और मैटर का क्लासिफिकेशन और स्टेट्स के बारे में पढ़ा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैटर की प्रॉपर्टीज़ पे होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह पर, और कैसे वो मेज़र करी जाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रेसिशन, एक्यूरेसी, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर लीजिए और जुड़े रहिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और आपके जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।